जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं कैलाश और आज हमारे हेल्थ प्रोग्राम में ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में और कुछ गंभीर बीमारियों के बारे में। ये अमृतसर के जाने माने डॉक्टर हैं और कई ऐसी गंभीर बीमारियों का और कई ऐसे गंभीर रोगों का इलाज कर चुके हैं, लोगों की जान बचा चुके हैं। इसमें इन्होंने महारत हासिल की है। पीछे ही कई केस आया था जिसमें कि पेट से 40 चाकू निकालना और भी कई ऐसे अनोखे केस जो कि हर जगह से निराश होकर मरीज इनके पास आते हैं और अपना नया जीवन लेकर जाते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर मल्होत्रा जी आपका हमारे स्टूडियो में। हम आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे कि ऐसी क्या कला है आपके कि जो मरीज या कुछ पेशेंट्स जो कि बाकी हॉस्पिटल हाथ खड़े कर देते हैं उसके बावजूद भी वो केस पकड़ते हैं और उनको मरे हुए इंसान में, एक हिसाब से मरे हुए इंसान में आप जान डाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने हमें आमंत्रित किया इस इंटरव्यू के लिए। ये आपके अंदर का एक जज्बा होता है कि आपने क्या काम करना है। हमारा शुरू से पिछले 20-25 साल से जब से क्रिटिकल केयर किया, हमारे मन में था कि बाकी सारे जो छोटे छोटे काम तो सभी करी जा रहे हैं, ऐसा कोई काम करें जो बाकी लोग या बाकी हॉस्पिटल्स या बाकी डॉक्टर्स उस काम को, ये नहीं वो कर नहीं सकते, लेकिन उस चुनौती को लेने के लिए समटाइम्स हर कोई तैयार नहीं होता कि इसके क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा, क्या इसमें पेशेंट की मौत हो जाएगी या बच जाएगा। जब तक ये पहले पता चल जाए कि इसमें बच जाएगा कि मौत हो जाएगी, फिर तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक डॉक्टर काम करने का मज़ा तो तब है जब ये ना पता हो कि इसमें मौत होएगी कि जीवित निकलेगा। उस चुनौती को स्वीकार करने में ही आपका एक अंदर का जज्बा है जो हमारे में शुरू से रहा है, और उसी जज्बे के नीचे हम काम करते हैं, उसके साथ ही काम करते हैं ताकि हम हर किसी पेशेंट को तो बचाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है हर किसी पेशेंट को हम बचा के दें। तो एक डॉक्टर की कोशिश यही होती है कि जो भी पेशेंट आए उसमें उसकी जान फूंक दी जाए, उसके बचे दिन उसको दे दिया जाए। तो यही कोशिश आपकी ओर से भी रहती है। क्या यही कारण है इसलिए आप इतने जटिल केस भी पकड़ लेते हैं बिना घबराए हुए? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको पकड़ने में भी आपका एक सिस्टम अंदर से निकलना चाहिए कि क्या मैं इस पेशेंट को हाथ डालने के बाद इतनी मेहनत कर सकूंगा इसको बचाने में या नहीं कर सकूंगा। अगर आप कर सकते हो उतनी मेहनत उसको बचाने में, और आपकी एजुकेशन, आपका शिक्षा उस हिसाब से बनी हुई है, और आपने वैसे केसेस पहले देखे हुए हैं, उसके पीछे आपकी पढ़ाई है और उसके पीछे आपका एक्सपीरियंस है, तभी आप उस केस को हाथ डाल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने ऐसा एक केस जो अमृतसर के कम से कम 6-7 हॉस्पिटल्स ने, इवन सरकारी हॉस्पिटल्स ने भी मना किया था कि ये केस सीधा पीजीआई ले जाओ, इस केस को हम नहीं कर सकते अमृतसर में। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि इस केस को किया जा सके। उस केस में देखने में वो केस बड़ा सरल लग रहा था। फुल टर्म प्रेगनेंसी, जिसको बच्चा होने वाला था लेडी को, फुल टर्म प्रेगनेंसी 9 महीने से ऊपर का जो जितनी प्रेगनेंसी होती है उतनी प्रेगनेंसी, पहले 2 बेटियां थी उसकी, 3rd उसका बेबी था। तो जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया, किसी और ने कराया, तो उसमें एक ऐसी टर्मिनोलॉजी निकली जो आमतौर पे पब्लिक को नहीं पता चल सकती, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। प्लेसेंटा एक्रीटा निकला। प्लेसेंटा एक्रीटा में जो बच्चेदानी में एक बच्चा होता है और उसके साथ एक ऑल होती है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। हम जब भी सिजेरियन करते हैं तो पहले बच्चे को निकालते हैं, उसके बाद उसकी ऑल को उसके यूट्रस से अलग करके हम निकाल देते हैं। ये सिंपल प्रोसीजर है, रोज़ का काम है, सभी गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं। लेकिन जब ये ऑल पहले से पता चल जाता है कि पहले से अल्ट्रासाउंड में पता चल गया आपको कि जो बच्चे का प्लेसेंटा या ऑल है वो यूट्रस के साथ ऐसे बुन गई है, ऐसे सिल गई है कि आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते। आप अगर उसको अलग करने की कोशिश करो, इतना ब्लड निकलेगा कि उस पेशेंट को आप बचा नहीं पाओगे। कोई शक नहीं है कि ये गायनेकोलॉजिस्ट के लिए नाइटमेयर है, बहुत मुश्किल काम है, आमतौर पे मना कर देती हैं। इसमें बहुत पूरी टीम लगती है। उसमें टीम इसलिए लगती है बिकॉज ये सारा का सारा एक गुंजल की तरह होता है कि आपका यूट्रस, आपका ब्लैडर जिसमें यूरिन भरा हुआ है, आपके पीछे इंटेस्टाइन, सारा का सारा सिस्टम ऐसा जुड़ा होता है कि इसमें हाथ डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हमने उस पेशेंट को किया, 6-7 घंटे सर्जरी चली, उसमें बहुत कठिन सर्जरी था, बहुत सारे 6-7 यूनिट ब्लड भी दिया, 6-7 घंटा भी लगा, और पूरी टीम गायनेकोलॉजिस्ट की, सर्जन की, यूरोलॉजिस्ट की, सारी कंप्लीट टीम ने मिलके इस केस को
हमने फाइनल नतीजा दिया कि पेशेंट को बचाया और बच्चे को भी बचाया। क्या बात है, आपने एक के साथ 2 जानें बचाई। हाँ, दोनों बच्चे बच के और कल ही छुट्टी, और दोनों माँ और जच्चा और बच्चा दोनों ठीक होके घर गए। और बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतना अच्छा महसूस किया कि ये पेशेंट को हमने ठीक कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे केस को ठीक करना, केस नहीं हम कहेंगे, एक मरे हुए इंसान में जान फूंकना, या उस इंसान में जान फूंकना जिसको सभी डॉक्टर्स ने सभी जगह से ना बोल दी है और उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो यहाँ आकर उम्मीदें उठ जाती हैं। तो क्या कारण है डॉक्टर साहब, आप एक पेशेंट में क्या ऐसा देखते हैं कि उसकी जटिल बीमारी को देखते हुए डॉक्टर के पास एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि पेशेंट की डेथ ना हो। यस, कोई शक नहीं। जान बचाना सबसे पहले डॉक्टर का ये कर्तव्य होता है, वो निभाते हुए क्या इस पेशेंट में ऐसा क्या देखते हैं कि इसको किस तरीके से पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं कि उसकी बीमारी को जड़ से निकाली जाए और उसकी जान भी बच जाए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन इसके पीछे आपको अपना एक्सपीरियंस चाहिए। एक बार आप ऐसे केसेस में हाथ डालना या कॉन्फिडेंस से आप उस पेशेंट को बचा लेते हो, तो उसके बाद आपका आगे से आगे उसका उतना ही एक्सपीरियंस बनता रहता है। जैसे अभी आपको अगर मुझे कोई कहे कि बॉर्डर पे लड़ना शुरू कर दे तो शायद मैं नहीं लड़ पाऊँगा, लेकिन जो फ़ौजी बॉर्डर पे हर रोज़ लड़ता है दुश्मन से, सब किसी, उसको एक्सपीरियंस हो चुका है कैसे मारना है, कैसे बचना है और क्या करना है। ऐसे ही हमारा भी अपनी लाइन में, मेडिकल में, क्रिटिकल केयर में हमारा एक्सपीरियंस उस हिसाब से बन चुका है कि अभी हमें इन ऐसी बीमारियों से या ऐसी जटिल सर्जरी से या ऐसे जटिल क्रिटिकल केयर से हमें डर नहीं लगता। हमें अच्छा लगता है कि काश इस पेशेंट को हम बचा पाते, या इस पेशेंट को हमने बचाना ही बचाना है। हमने जो भी करना है, हमने इस पेशेंट को बचा के ही घर भेजना है। हमें थोड़ी सी इन चीज़ों में, क्रिटिकल केयर में पिछले 1 साल से थोड़ी डिप्रेशन या थोड़ा सा सिस्टम हमें आया ज़रूर है, बिकॉज जो कोविड के पेशेंट्स हैं, हम कोविड की तरफ अगर बात को लेके जाएं, बिकॉज इस टाइम हॉट टॉपिक सारा प्रेस का, डॉक्टर्स का, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का कोविड ही चल रहा है। तो कोविड की सेकंड वेव आ गई है, अभी मार्च में फिर शुरू हो गया। कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका कोविड वायरस का जो आकार है कोविड-19 का, वो भी लग रहा है कि कुछ चेंज हो गया है, जिसमें हमारी वो मेडिसिन जो पिछले साल मार्च अप्रैल में काम कर रही थी, इस बार उतनी वो मेडिसिन काम नहीं कर रही। और उसके बाद कोई ऐसी नई मेडिसिन भी, ऐसी कोई नई आविष्कार या खोज या डिस्कवरी नहीं हुई जो ऐसी मेडिसिन हो जो फटाफट कोविड को, हमारी ट्रेनिंग जो 1 साल पुरानी है, इससे ज़्यादा तो ट्रेनिंग है नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हैं, रोज़ रात को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रात को 7:30 से 8:30 सारे डॉक्टर्स को पढ़ाई करवाते हैं, बताते हैं कि कैसे इसमें आगे चलना है। उसमें सारे विशेषज्ञ दुनिया के, ये नहीं कि इंडिया के, दुनिया के विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें अमेरिका के, इंग्लैंड के, सारे यूके के सारे विशेषज्ञ एक बार ही सारे इकट्ठे बैठते हैं। ऑनलाइन सिस्टम चलता है, सभी अपने अपने लैपटॉप्स पे बैठे हैं और सारे इकट्ठे बताते हैं कि टाइम में डॉक्टर्स के भी रोज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हर रोज़ 7:30 से 8:30 विदाउट संडे, एवरी संडे आल्सो, रोज़ 7 दिन हफ्ते में ऑनलाइन क्लासेस आपको 1 घंटा चलती है। तो ये कोविड के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए क्लासेस लगाई जाती राइट, हैं। बिल्कुल राइट है। हाँ, आप क्या कर रहे हो, आपके पास कितने पेशेंट्स हैं, कितने सीरियस है और कितने मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं, और आप क्या इलाज कर रहे हो। जब आप बताते हो तो वो कहते हैं, इंग्लैंड वाले कहते हैं आपको ये करना चाहिए था, और अमेरिका वाले बताते हैं आपको अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली उसमें हमें कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में हमें मदद मिलती है कि हम उससे और बेटर ट्रीटमेंट कर सकें, और हम कर भी रहे हैं। क्या पेशेंट के ट्रीटमेंट के ऊपर कंट्री का, इन्वायरमेंट का भी थोड़ा फर्क पड़ता है ट्रीटमेंट के ऊपर असर का? कोविड में हमने सारे वेदर्स देख लिए, गर्मी, सर्दी, ऑटम, सारे वेदर्स, बिकॉज हम 1 साल कर चुके हैं, तो ऐसा कोई वेदर नहीं है अभी तक। तो ऐसा लग रहा है कि कोविड पे किसी चीज़ का कोई ज़्यादा असर नहीं है। वैसे सारी चीज़ों की वेव आती है, इवन स्वाइन फ्लू की भी वेव होती है। हर साल में स्वाइन फ्लू उसी मंथ में ही आता है जिस मंथ में पिछले साल आया, और उसी मंथ में उससे पिछले साल आया। हर साल उसी मंथ में स्वाइन फ्लू आता है और अपने आप फिर चला भी जाता है। सेम इज़ ट्रू विद बाकी डेंगू फीवर। डेंगू भी मच्छर के साथ उसी टाइम ही आता है, हर साल वो तभी आता है और तभी फिर 1-2 महीने में
फिर चला भी जाता है। अभी सभी को पता चल गया है कि डेंगू सीज़न आने वाला है, सभी को पता है ये स्वाइन फ्लू आने वाला है। ऐसे ही कोविड के बारे में मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि मैं ठीक ना हूँ, मुझे लग रहा है ये मार्च अप्रैल में हर साल आएगा और हर साल मार्च अप्रैल के बाद ये निकल जाएगा। ये एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा ये बीमारी, और इसके साथ ही जीना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो अभी वैक्सीनेशन कहाँ तक कारगर है कोविड से बचाव के लिए, और वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं? वैक्सीनेशन कोई नाम कोई नया नहीं है। वैक्सीनेशन नाम बहुत 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बिकॉज वैक्सीनेशन तो हम स्मॉल पॉक्स में, हर चीज़ में वैक्सीनेशन, हर वायरस के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन हम करते हैं। उस वैक्सीनेशन में हम कुछ मरा हुआ, कुछ अधमरा या कुछ लाइव ढीला, ऐसा कुछ वायरस पेशेंट के अंदर डालते हैं ताकि बॉडी उससे लड़ने के लिए कुछ ऐसा सेल बना दे, अपना इम्यून सिस्टम तेज हो जाए और उससे ऐसे लड़ने वाले सेल हमारे अंदर पैदा हो जाएं। मारने वाला जो वायरस है वो इतना ताकतवर नहीं है कि हमें उससे खतरा है, लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि लेकिन उसके अगेंस्ट आपको जो सेल बन जाते हैं वो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि कल को कोई वायरस, ताकतवर वायरस भी हमें अटैक कर देगा तो हमारे सेल उससे लड़के उसको मार देंगे। ये बेसिक वैक्सीनेशन का फंडामेंटल है। ठीक है, अपनी अंदर की इम्यूनिटी का एक अभ्यास हो गया वायरस से लड़ने के लिए। राइट। और जैसा कि हम देखते हैं कुछ पेशेंट पॉजिटिव आते हैं कोविड में और ट्रीटमेंट होता है, फिर वो ठीक होकर घर चले जाते हैं, क्या उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है? देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत पेचीदा है, अच्छा भी है, साइंस भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई रूल बनाना पड़ता है किसी भी तरह से कि ऐसे महामारी से निपटने के लिए। कोई भी रूल, अगर हम इवन हमें हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमें भी कोई रूल बनाना पड़ता है। उस रूल में फैलेसीज होती हैं। फैलेसीज का मतलब है कि उस रूल में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन वो कमियों को निकालने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम रूल बनाना बंद कर दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन निकाली और कहा कि ये वैक्सीन हर किसी को लगनी ज़रूरी है। बिकॉज साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जिस पेशेंट को कोविड हो गया, जिसके अंदर वायरस लाइव चला गया, फीवर हुआ, सारी चीज़ें हुई और वो उससे बच गया, तो उसकी इट मीन्स कि उसकी बॉडी ने उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बना दी। तो वायरस ने भी एंटीबॉडीज़ बनाई हैं और उसने भी एंटीबॉडीज़ बनानी है, वैक्सीन ने भी, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कॉस्ट, टाइम, ब्रेन, हर चीज़ इन्वॉल्व है कि हम उसके एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर कोविड हुआ है तो उसके हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट कर सकते हैं कि उस एंटीबॉडीज़ का लेवल क्या है, कोविड एंटीबॉडीज़ का लेवल क्या है। अगर कोविड एंटीबॉडीज़ का लेवल एक लेवल से ऊपर है, जो हम अचीव करना चाहते हैं वैक्सीन देके, अगर उतना ऑलरेडी उसने अचीव कर चुके हैं तो उसे वैक्सीन को हम डिले कर सकते हैं कि आप वैक्सीन कुछ देर बाद लगवा सकते हैं। अभी आपका कोविड के एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी ब्लड में बने हुए हैं। वैक्सीनेशन जरूरी है? वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है उस केस में, लेकिन जो हमारी वैक्सीनेशन है उसका हमें साइंस पता है। जो हम वैक्सीन लगाएंगे उसका हमने साइंस, बिकॉज उसके ट्रायल्स हो चुके हैं। जो आपको कोविड ने काटा है, कोविड आपके अंदर चला गया है, काटा नहीं, कोविड आपके अंदर चला गया है, उसके पीछे आपको कोई साइंस नहीं पता कि कितनी देर तक कितने एंटीबॉडीज़ वो बनाएगा और कितनी देर तक आपके ब्लड में रहेंगे, ये आपको नहीं पता। कितना वायरस गया, कितना लोड गया, आप में कुछ और लोड गया है, मेरे में कुछ और लोड गया है, इनमें कुछ और लोड गया है, और कितना लोड गया है और आपकी बॉडी ने उसका कैसे रिस्पॉन्ड किया और कितनी इम्यूनिटी बनाई है, वो तो वायरल लोड से आपको एंटीबॉडी टेस्ट करने से पता चल जाएगा। लेकिन जो वैक्सीन हमने देनी है वो गिनी मिनी है, वो एक उसके सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रायल्स, सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, फेजेस होते, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, सारे ट्रायल्स हो चुके हैं। उस ट्रायल से हमें पता चल चुका है कि ये वैक्सीन जो हम इसको आप इसके अंदर ये वायरस डालेंगे और इसके करीब इतने एंटीबॉडीज़ बनेंगे और उस एंटीबॉडीज़ ने इसको इतनी देर तक, इतने टाइम पीरियड के लिए इसको सिक्योर कर देना इस बंदे को। ये सारी चीज़ें वायरस के अंदर जाने से, नेचुरल वायरस के अंदर जाने से शायद नहीं पता चल सकती, या रिपीटेडली पेशेंट अपना कुछ देर बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा ले
जब तक उसके अंदर एंटीबॉडीज़ उस लेवल से ऊपर बने हुए हैं तब तक वैक्सीन डिले की जा सकती है। लेकिन आप देखो ना, पूरे इंडिया में 130 करोड़ बंदों, इतने को कितना आप मॉनिटर करोगे, मॉनिटर करने कितना से आप बोलोगे और कितना साइंस लोगों को समझाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए एक ही रूल, एक कोई ना कोई आदेश तो सरकार को देना पड़ेगा। उन्होंने एक आदेश दिया कि सभी को वैक्सीन लगाओ, सभी को वैक्सीन लगाओ, स्टेजेस में सभी को वैक्सीन लगाओ। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके पीछे तो 10, 20, 25, 30, 100, 200 बंदों को तो समझाया जा सकता है, लेकिन 130 करोड़ जनता को ये सारी बातें नहीं समझाने के साथ साथ उनको अपना मॉनिटरिंग कराना, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, टाइम, पैसा, हर चीज लगनी है। वेस्ट होगी। हाँ, कौन तो कराएगा? सबसे कोई अच्छा तरीका वैक्सीनेशन लगवा ली जाए और अपनी इम्यूनिटी कायम रखी स्ट्रॉन्ग जाए। की जाए, ताकि आपको कोई वायरस अगर तंग करता भी है तो आपकी बॉडी उसको किल कर सके और या फिर उसको कम से कम डाउन कर सके। और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कितनी देर तक बॉडी सिक्योर रहती है वायरस से? अभी तक ये एग्जैक्ट आया नहीं है, बिकॉज ये टाइम बताएगा। जब वैक्सीन लगवाएंगे तब वैक्सीन लगेगी तो उसके कितनी देर तक बंदे को बुखार। अभी तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वैक्सीन दोनों डोजेस लगने के बाद भी पेशेंट्स को कोविड हो रहा है। सो ये बहुत प्री मैच्योर लेवल पे है। अभी इस वैक्सीन के रिजल्ट आएंगे, एक्चुअल लाइव रिजल्ट्स आएंगे। अभी तो लाइव नहीं रिजल्ट आए ना, अभी तो पहले अभी तो सारा रिसर्च है। अभी लाइव रिजल्ट आएंगे कि हमने इतने करोड़ बंदों को वैक्सीन लगाई, उसमें से कितने को कोविड दोबारा से हो गया या कितनों को 6 महीने के लिए नहीं हुआ, 6 महीने के बाद हुआ है। तो फिर ये सब जब डाटा एनालिसिस होएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन से 6 मंथ्स तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती, या 1 साल तक होती है, या सारी उम्र तक होती है। अभी ये रिसर्च का हिस्सा है, अभी ये रिसर्च का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, जैसे कि कोविड के पेशेंट आपके पास आते हैं, तो कोविड के पेशेंट अब तक कितने आ चुके हैं और उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखो, कोविड के पेशेंट्स तो गिनती शायद मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बिकॉज नहीं, ऐसा कोई गिनती नहीं है। लेकिन बहुत सारे पिछले 1-1.25 साल से हम कोविड ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ही हमें डेडिकेट किए हुए हैं। रादर हमें बताया हुआ है कि इतने बेड आप कर सकते हो, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के पेशेंट्स हैं। हमारे पास लेवल 3 के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे वेंटिलेटर्स की कमी नहीं होती। हमारे पास करीब, मुझे लग रहा है कि 25 से भी ऊपर के वेंटिलेटर्स हैं, जो आमतौर पे हॉस्पिटल में 1-1, 2-2, 3-3 होते हैं। तो क्रिटिकल केयर के हम 3 सदस्य, घर के 3 क्रिटिकल केयर के सदस्य हैं, डॉक्टर्स हैं, जिसमें बहुत अनिवार्य है कि क्रिटिकल केयर के बंदे कोविड को ट्रीट करने के लिए होने अंदर ज़रूरी हैं। उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, सारे इन हाउस डॉक्टर्स होने ज़रूरी हैं, MBBS डॉक्टर्स होने ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ों का पैराफर्नेलिया आपके पास इतना इक्विपमेंट हो, उसमें HFNCs हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो बहुत कुछ है उसमें। कम से कम 50 चीज़ें होंगी, जो सारी की सारी चीज़ें। लेवल 1, लेवल 2 तो मुश्किल नहीं है, उसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन लगनी है। लेकिन लेवल 3 के पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे होते हैं, उन्हें सिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें मैनेज करना, बिकॉज ये हमारे लिए नया नहीं है। किसी हॉस्पिटल के लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वेंटिलेटर्स चलाने या HFNC चलाने, या ये हमारे ब्लड में है। फॉर द लास्ट 25 ईयर्स हम यही कर रहे थे। ये जब बाई चांस ये सेम स्पेशलिटी की चीज़ें हमारे पे आ गई, ये सभी हॉस्पिटल में नजर आ गई। पहले तो सभी ये काम नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे पहले भी ये काम 25 साल से। लेकिन अभी बाई चांस 1 साल से सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है इसी लाइन में। अदरवाइज तो हम तो पिछले 25 साल से यही कर रहे हैं, सिक पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स, वही सक्सेस का राज ही यही है कि आपका पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस सेम लाइन में, सेम ब्रांच में, सेम लाइन में हम पिछले इतने सालों से करे। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, जो आज की डेट में हमें हमारे ऊपर पड़ गई है, तो हम कैसे करें, ऐसा तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो पहले दिन भी 60 बेड का ICU था, अभी भी वही ICU है, तो वही कैटर कर रहे हैं अभी। हाँ, पेशेंट्स का टाइप ऑफ पेशेंट्स चेंज हो गए, टाइप ऑफ पेशेंट्स डेफिनेटली चेंज हो गए। ये उस पेशेंट्स में पहले कार्डियोलॉजी या ट्रॉमा या ऑर्थो ऐसे चलती थी, अभी ज़्यादा ट्रेंड जो है वो क्रिटिकल केयर में कोविड की तरफ चल गया। लेकिन है क्रिटिकल केयर ही है, सारी की सारी है क्रिटिकल केयर ही है। एक सवाल और आपसे डॉक्टर, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको अस्थमा का अटैक हो जाता है, तो क्या अस्थमा के पेशेंट को भी मास्क लगाना ज़रूरी है? अभी मैं आपको उल्टा क्वेश्चन करूंगा, इसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि अस्थमा के पेशेंट को अगर कोविड हो गया तो वो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल है।
तो अब आप बताओ मास्क डालना जरूरी है कि नहीं जरूरी? फिर तो और जरूरी हो गया ना। नॉर्मल पेशेंट को अगर कोविड होता है, जैसे अस्थमा नॉन एस्थमेटिक पेशेंट है, ब्रीदिंग में, चेस्ट में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोविड हो जाएगा तो उसे बचाना ईजी है। लेकिन अस्थमा के पेशेंट को अगर कोविड हो जाता है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मोर अस्थमा के पेशेंट को फिर इट मीन्स कि मास्क डालना और ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं गलती से भी वायरस उसके अंदर ना चला जाए। तो ये थे डॉक्टर जतेंद्र मल्होत्रा जी, जिन्होंने हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और बताया कि कैसे ये बड़े बड़े गंभीर रोगों से मनुष्य को निकाल कर लाते हैं और नया जीवन दान दे देते हैं, और क्या कारण है कि इनकी महारता इस केस में, ऐसे केसों में आगे बढ़ी रहती है, और पिछले 25 सालों से इनका तजुर्बा ही इनकी ढाल बन के बीमारियों के खिलाफ काम करता है, जिससे कि ये लाखों लोगों का जीवन बचा चुके हैं। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम दोबारा फिर आपसे रूबरू होंगे अपने हेल्थ प्रोग्राम के साथ। तब तक दें हमें इजाज़त। कैमरामैन मनोज भगत के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।